वह पहली रात की दुल्हन थी और उसके दिल में खुशियों और खूबसूरत ख्यालों की जगह उस वक्त अजीब से एहसास हो रहे थे। कमरा गुलाबों और खुशबू से भरा हुआ था, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं। वो उन्हीं एहसासों में डूबी थी जो एक दुल्हन को होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में एक डर भी था। आखिरकार घड़ी की टिक टिक थमी और वो शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसका बेचैन दिल थोड़ी देर को शांत हुआ और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घूंघट के जालीदार कपड़े से ऊपर उठाया। सामने बैठा शख्स अजीब से अरमानों से उसे देख रहा था। वो अपनी बीवी को सजी धजी अपने सामने देख रहा था। कमरे का माहौल और जिंदगी की सबसे खास रात उसे बहकाने के लिए काफी थी, लेकिन उसकी आंखें बहकी हुई नहीं थीं, बल्कि वह सामने बैठी नाजुक लड़की पर टिकी हुई थी। वह उसके पास आया, घूंघट उठाया और उसके सामने बैठ गया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसमें एक अंगूठी डाल दी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये अंगूठी मेरी माँ की थी। उनकी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मैं इसे अपनी बीवी को दूं। अब तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें देना जरूरी था, ताकि माँ की कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। रश्मि को एहसास हुआ कि वो अंगूठी उसने अपनी आंटी बबीता जी के हाथ में भी कई बार देखी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहुत खूबसूरत है, ये मुझे हर पल आंटी जी की याद दिलाएगी। मनीष का चेहरा बदल गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ को याद करो या उनसे कोई रिश्ता रखो, और ना ही मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता होगा। मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। उसके लहजे में तंज था। वो रश्मि को देखते हुए बोला। उसकी उम्र भी बहुत कम थी। मनीष के मुकाबले वो सच में एक छोटी लड़की ही लग रही थी, बेहद नाजुक और दुबली पतली। रश्मि उसे किसी भी तरह पसंद नहीं आई। उसे हमेशा भरे पूरे शरीर वाली औरतें पसंद थीं, लेकिन रश्मि वैसी नहीं थी। रश्मि ने हैरानी से कहा, आज हमारी शादी की पहली रात है, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मनीष ने सख्ती से उसका चेहरा मोड़ दिया। मुझे डर है कि तुम मुझे शायद सह ना पाओ और तुम्हें कुछ हो ना जाए, और वैसे भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसी लड़की से रिश्ता बनाऊंगा। इस कमरे से चली जाओ, मुझे और परेशान मत करो। वो उठने लगा तो रश्मि ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। आखिर मुझ में कमी क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ये शादी आपकी ही मर्जी से हुई है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शादी की पहली रात ये सब होगा। हर लड़की इस रात सपनों में खोकर आती है, लेकिन उसे ये कड़वा सच झेलना पड़ा। मनीष ने ठंडे लहजे में कहा, कमी जानना चाहती हो? आईने में खुद को देखो। तुम में लड़कियों जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम लड़की हो। मुझे तुम्हारी जैसी कमजोर लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम तो अजीब लगती हो। ये सुनकर रश्मि की आंखें भर आईं। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी और हैरान परेशान उस पढ़े लिखे शख्स को देखने लगी जो उसके सम्मान को कुचल रहा था। बाहर जाओ, मेरा चेहरा मत देखो। उसने हाथ का इशारा किया। रश्मि खामोशी से अपने कपड़े उठाकर बाहर निकल आई। घर मेहमानों से भरा था। उसे पता नहीं लोग उसके बारे में क्या बातें करेंगे, लेकिन वो चुपचाप पास वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठ गई। दरवाजे के पास बैठकर वो देर तक रोती रही। बचपन से ही उसकी कद काठी बहुत नाजुक थी। ऐसा नहीं था कि उसमें लड़कियों जैसी बात नहीं थी, लेकिन उसका वजन कम था और शरीर बहुत हल्का सा था। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। बचपन से ही लोग उसका मजाक उड़ाते रहे थे, लेकिन रश्मि खामोश रह जाती थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी और वो जवानी की दहलीज पर पहुंची, उसके चेहरे पर गजब का निखार आ गया था। शक्ल सूरत में वो बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी दुबली पतली काया उसे खुद भी अखरती थी। आजकल वैसे भी लड़कियां स्लिम दिखने के लिए डाइट करती हैं, लेकिन मनीष के ताने उसके लिए जहर साबित हुए थे। उस रात मनीष की बातें उसे भीतर तक तोड़ गईं। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुहाग रात पर ही कमरे से निकाल दिया जाए। न जाने कितनी देर तक वह दरवाजे के पास बैठकर रोती रही। थक चुकी थी, मगर और कोई रास्ता भी नहीं था। चुपचाप उठी, कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई। शायद यही उसका नसीब था, और
नसीब को तो कोई बदल नहीं सकता। सुबह सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर बाहर आ गई। हॉल में ही ससुर जी जनार्दन साहब बैठे मिले। उन्होंने रश्मि को इतनी सुबह उठते देखा तो मुस्कुराकर पास बुलाया। क्या बात है बेटी, इतनी सुबह कैसे उठ गई? वो चुपचाप जाकर पास बैठ गई। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। जनार्दन साहब ने गौर से देखा और फिर पूछा, क्या हुआ बेटी, कुछ परेशानी है? तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, नई नवेली दुल्हन हो। रश्मि की आंखें भर आईं। वह उसके पापा के दोस्त थे और रश्मि उन्हें बचपन से जानती थी। रिश्ता मजबूत करने के लिए ही जनार्दन साहब ने उसका रिश्ता अपने बेटे मनीष से जोड़ा था। रश्मि हिचकिचाते हुए बोली, अंकल जी, उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। आपको अपने बेटे से पूछ लेना चाहिए था। जनार्दन साहब ठिठक गए। बेटी, शादी का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर वो तुम्हें पसंद ना करता तो शादी ही क्यों करता? मनीष थोड़ा जल्दबाज है, मैं उससे बात करूंगा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। लेकिन रश्मि सिर झुकाए रोती रही। उसे यकीन नहीं था कि मनीष कभी समझेगा। जनार्दन साहब ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, परेशान मत हो, जब तक तुम्हारा अंकल जिंदा है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह घर तुम्हारा है, जैसे चाहो वैसे रहो, रोने धोने से कुछ नहीं बदलता। उनकी बातें सुनकर रश्मि को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने सोचा शायद मनीष किसी और वजह से नाराज था और गुस्सा उस पर उतार दिया। उसे विश्वास था कि अगर जनार्दन साहब बेटे से बात करेंगे तो मनीष जरूर मान जाएगा, क्योंकि वह अपने पिता से बेहद मोहब्बत करता है। जनार्दन साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस रोना धोना छोड़ो, उठो और मेरे लिए चाय बना लाओ। हम दोनों मिलकर चाय पीते हैं और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। रश्मि ने हल्की मुस्कान दी और किचन की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसकी मासूम शक्ल देखकर जनार्दन साहब के दिल में गहरी सोच उतर आई। नीचे आने के बाद भी मनीष ने ना तो उस पर कोई ध्यान दिया और ना ही उसे अपने पास बुलाने की कोशिश की। रश्मि की खूबसूरत शक्ल सूरत का इतना असर था कि मनीष कभी कभी बस उसे चुपचाप देख लेता था, फिर नजरें फेर लेता था, लेकिन इसके अलावा दोनों के बीच कोई रिश्ता पनप ही नहीं पा रहा था। एक सुबह जनार्दन साहब ने सीधे बेटे से पूछ लिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बरखुरदार? सुना है तुमने रात अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल दिया था। मनीष पिता को देखता रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि रश्मि ने यह बात उन्हें बता दी होगी, लेकिन जनार्दन साहब ने साफ कहा, मुझे उसने कुछ नहीं बताया। मैंने खुद सुबह उसे दूसरे कमरे से निकलते हुए देखा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। रश्मि मेरी बहू है और इस घर में तुम्हारी पत्नी की हैसियत से मौजूद है। उसे अपने कमरे में जगह दो। उम्मीद है आज के बाद मुझे तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा। मनीष ने सिर झुका लिया। जी बाबा, जैसा आप कहें। दिल से मानना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन पिता की बात टालना और मुश्किल था। उसी दिन उसने रश्मि को बुलाकर कहा कि वो कमरे में वापस आ जाए और रात के बर्ताव के लिए माफी भी मांगी। रश्मि के लिए यह छोटी सी बात भी बहुत मायने रखती थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि शायद मनीष को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह मुस्कुराती रही और पूरे दिन उसका मन हल्का हल्का सा रहा। माँ मिलने आई तो उसने हंसकर बोलकर उनसे बातें की। उसकी माँ क्रांति जी बेटी के चेहरे पर सुकून देख संतोष के साथ लौटी। शाम तक रश्मि बेहद खुश थी। उसने खुद को हल्का सा सजाया सवारा भी, लेकिन जब मनीष घर आया तो उसकी तरफ ध्यान तक ना दिया। बस पिता के साथ चाय पी और बिना डिनर किए अपने कमरे में चला गया। रश्मि ने जनार्दन साहब के साथ थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर खुद भी कमरे में चली आई। उसे उम्मीद थी कि शायद अब उनके रिश्ते की शुरुआत होगी। उसे मनीष अच्छा लगता था, वह उससे दूरी नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसने देखा कि मनीष गहरी नींद में सो चुका है। उसे हैरत हुई कि कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है। वो काफी देर तक उसे देखती रही और फिर उसके पास बैठ गई। उसने हिम्मत करके उसका माथा छुआ और बालों में उंगलियां फेरने लगी। अचानक मनीष ने झुलझुलाकर उसका हाथ
हाथ झटक दिया। ये क्या तरीका है नींद खराब करने का? तुम्हें इतना भी नहीं आता कि किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं की जाती? रश्मि सन्न रह गई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं। उसने सोचा था कि अब वो उससे अपनापन जताएगा, लेकिन उसकी इस बेरुखी ने दिल तोड़ दिया। चुपचाप वह उससे दूर होकर करवट बदल कर लेट गई। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मनीष को कोई परवाह नहीं थी। रोते रोते वह कब सो गई उसे खुद नहीं पता चला। सुबह उसकी आंख खुली, फ्रेश होकर बाहर आई, देखा मनीष भी उठ चुका है। उसने खुद को आईने में देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। रश्मि को हैरत हुई कि वह इतनी सुबह कहाँ चला गया, लेकिन उसने सवाल करना ठीक नहीं समझा। सोचा शायद आंगन में टहलने गया हो। धुआंधार इश्क ना सही, मगर मनीष का नाम अब उसकी धड़कनों पर नाचता रहता था। रोज की तरह उस दिन भी रश्मि ने उससे कहा था कि वह उसके माँ बाप के घर चले, लेकिन मनीष ने बिना कोई जवाब दिए बस नजरें फेर ली। रश्मि ने दोबारा कहना जरूरी नहीं समझा, खुद ड्राइवर के साथ चली गई। जनार्दन साहब को सुकून था कि दोनों अब एक ही कमरे में रहने लगे हैं, मगर यह वह नहीं जानते थे कि उनके बीच रिश्ते का कोई धागा अब तक बुनना ही शुरू नहीं हुआ। हवेली के दूसरे हिस्से में मनीष का बड़ा भाई, उसकी पत्नी और उनकी नन्ही सी बेटी रहते थे। कभी कभी रश्मि उस बच्ची को गोद में लेकर खेल लेती थी, लेकिन अपने ही कमरे में लौटने पर वही सन्नाटा उसका इंतजार करता। मनीष की आदतें उसे हैरान करती। रात को बिना बात किए सो जाना और सुबह बिना कुछ कहे निकल जाना। रश्मि को पता था कि वह वर्कआउट करता है, मगर रोज इतनी सुबह बाहर जाना और नाश्ते से पहले लौट आना, यह बात उसके मन में शक पैदा करती। उस रोज उसने ठान लिया आज सच्चाई जाननी ही है। वह चुपचाप मनीष के पीछे पीछे निकली। मनीष ने बिना उसकी ओर देखे गाड़ी निकाली और हवेली से बाहर चला गया। रश्मि ने वॉचमैन से पूछा, क्या तुम्हें पता है साहब इस वक्त कहाँ जाते हैं? वॉचमैन हाथ जोड़ते हुए बोला, दीदी जी, साहब शायद घाट जाते हैं, इसके आगे तो मुझे कुछ नहीं मालूम। रश्मि के कदम ठिठक गए। पहले उसे शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने पति पर शक किया, फिर दिल में तसल्ली आई कि कम से कम वह किसी और का तो नहीं है। उसे याद था कि मनीष अपनी माँ बबीता जी से बेहद लगाव रखता था। शायद हर सुबह वही लगाव उसे घाट खींच ले जाता था, क्योंकि बबीता जी को सुबह सुबह घाट पर जाना काफी पसंद था। उस रात रश्मि ने मन ही मन फैसला किया, अगर मनीष की माँ उसकी कमजोरी है तो यह मेरी ताकत बनेगी। उनकी यादों के सहारे मैं मनीष के दिल तक पहुँचूंगी। अगर वह इसमें कामयाब हो गई तो हो सकता है कि उसे मनीष मिल जाए, किसी भी तरह उसके रिश्ते की शुरुआत हो जाए। रश्मि बस यही चाहती थी कि दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बने, ताकि वह भी पत्नी के दर्जे पर खुद को खुशनसीब समझ सके। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सब कुछ उतना आसान नहीं होता जितना इंसान सोच लेता है। उस रोज उसने जल्दबाजी में एक प्लान बना लिया और अब उसी पर अमल करना था। वह उस कमरे में चली गई जहां बबीता जी की सारी यादें सजी हुई थीं। वह कमरा इसलिए संजोकर रखा गया था क्योंकि मनीष अक्सर वहीं जाकर अपना ज्यादा वक्त बिताता था। उसे अपनी माँ से बेहद लगाव था और उसने कभी नहीं सोचा था कि साधारण सा रोग एक दिन उनके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। माँ को खो देना एक ऐसा दुख था जिसे मनीष आज तक नहीं भूल पाया था। रश्मि की नजर उस कमरे में रखी एक डायरी पर पड़ी। वो बबीता जी की डायरी थी। चाहे यह हरकत सही ना हो, लेकिन अपने पति को अपने करीब लाने के लिए रश्मि ने बबीता जी की पर्सनल डायरी उठा ली और देर तक उनकी लिखावट को गौर से देखती रही। फिर उनकी तरह ही पेंसिल से उसने डायरी में यह लिख दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि रश्मि ही मेरी बहू बने और उनके बच्चों को गोद में खिलाऊं, और यह ख्वाहिश मैं जीते जी पूरी करना चाहती हूँ। लिखकर उसने डायरी बंद कर दी और वापस उसी जगह रख दी। इतने दिनों में उसने ज्यादातर मनीष को उस कमरे में आते देखा नहीं था। शायद उसने अब वहां आना कम कर दिया था। रश्मि ने लिख तो दिया था, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि अगर उसकी यह हरकत पकड़ ली गई तो ना जाने मनीष उसके साथ क्या कर देगा। लेकिन उसे इत्मीनान भी था
था कि कम से कम उसकी बात उसके दिल तक पहुंच जाएगी। दरअसल वह मनीष से सीधे बात करने से कतराती थी। उसका सामना करना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था और यह रास्ता उसे आसान लगा। किस्मत कहिए या इत्तेफाक, उसी शाम मनीष उस कमरे में चला गया। उसका दिल धड़कने लगा। बेचैनी से वह इधर उधर टहलती रही और फिर अपने मन को समझाने के लिए जनार्दन साहब के पास चली गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मनीष ने उस डायरी को देखा ही नहीं, जैसे उस पर उसकी लिखावट का कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ देर उस डायरी को देखा, जैसे उस पर उसकी लिखावट का कोई असर ही नहीं हुआ। कुछ देर कमरे में रुकने के बाद वह बिल्कुल सामान्य सा बाहर आ गया। उसे जाता हुआ देखकर रश्मि भी वापस अपने कमरे में चली गई। मनीष कुछ उदास था और रश्मि उसके करीब बैठ गई। धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप अपनी माँ से बहुत लगाव रखते थे और वह सचमुच बहुत अच्छी थी, लेकिन जो होना था हो गया। आपको सब्र रखना होगा। मनीष की आंखें भर आईं। रश्मि बोली, आपका दुख बहुत बड़ा है जिसे शब्दों से कम नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपके लिए दिल से दुखी हूँ और आपके साथ हूँ। मनीष ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, खासकर तुम्हारी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरे साथ जिंदगी बिताकर तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो रश्मि। उसने पल भर में ही उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। रश्मि ने सोच रखा था कि धीरे धीरे उसे अपने करीब कर लेगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। रश्मि बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके करीब रहकर आपको सुकून देना चाहती हूँ, यह मेरा हक है। अब हमारी शादी हो चुकी है। अगर यह बबीता जी की ख्वाहिश होती तो तब भी आप ऐसा ही करते। क्या आप इसे किस्मत का फैसला मानकर स्वीकार नहीं कर सकते? मनीष बोला, तुम इसे किस्मत का फैसला कह लो या बाबा की जल्दबाजी, लेकिन माँ का ऐसा कोई फैसला नहीं था। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। रश्मि के आंसू छलक पड़े। वह जल्दी से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मनीष उसे जाता देखता रहा। कुछ देर बाद वह वापस आई तो उसके हाथ में वही डायरी थी। इस वक्त उसकी हालत बेहद अजीब थी। मनीष की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। पूरा अस्तित्व कांप रहा था। उसने कहा, यह आपकी माँ की डायरी है। इसमें साफ लिखा है कि वह मुझे बहू बनाना चाहती थी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें मेरी वैल्यू नहीं थी? मनीष हैरान होकर डायरी को देखता रहा। अगले ही पल उसने गुस्से में डायरी उसके हाथ से छीनी और खोलकर पढ़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रश्मि को झटकते हुए अपने करीब खींचा और सख्ती से बोला, तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। सिर्फ अपनी चाहत पूरी करने के लिए मेरी माँ और उनकी डायरी का इस्तेमाल करोगी? तुम क्या समझती हो कि मैंने इससे पहले यह डायरी नहीं पढ़ी? इसका एक एक शब्द मुझे याद है। और वह फिर हकीकत की दुनिया में लौट आई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच्चाई इतनी अलग हो सकती है। उसे लगा था कि शायद मनीष ने डायरी को देखा होगा, मगर यह अंदाजा नहीं था कि उसने इतनी तवज्जो और ध्यान से उसे पढ़ रखा होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसका लहजा लड़खड़ाया, मगर मनीष ने गुस्से में उसे खींचते फर्श पर गिरा दिया। तुम झूठ बोल रही हो और यही आदत मुझे सबसे ज्यादा नफरत दिलाती है। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, यह एक हकीकत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। उसने फिर साफ लफ्जों में कह दिया। रश्मि जोर से उठ खड़ी हुई और उसके करीब जाकर कंधे पर हाथ रखते हुए उसे धक्का देकर दूर कर दिया। इस बार वह खुद भी चीख पड़ी थी। जनार्दन साहब उस वक्त घर पर नहीं थे, वरना जरूर उनकी तरफ ध्यान चला जाता। वैसे भी घर के दूसरे हिस्से में रहने वाली फैमिली कम ही उनकी जिंदगी में दखल देती थी। रश्मि चीखते हुए बोली, तो फिर आपका मुझसे शादी करने का कोई हक नहीं था? पहले किसी की जिंदगी बर्बाद करके बाद में इनकार करने का हक आपको किसने दिया? मनीष ने ठंडे मगर सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने पापा को मना किया था। मैं तुम जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करता, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने दिल में जगह
दूं तो फिर खुद पर ध्यान दो, अपने आप को बदलो, ये ओछे हथकंडे मत अपनाओ और मेरी माँ को बीच में मत लाओ। उसके शब्द तीर की तरह लगे। रश्मि शर्मिंदा हो गई। मनीष उसे आईना दिखाकर बाहर चला गया। वह देर तक लब काटती रही, खुद को कोसती रही कि उसे यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उसने सोचा था कि शायद इससे सब कुछ बदल जाएगा, मगर उल्टा वह और दूर हो गया। रश्मि चाहती थी कि चाहे वह उससे नफरत ही क्यों ना करे, लेकिन उसके करीब तो आए। उसे अंदाजा नहीं था कि रिश्ते को जबरदस्ती बदलने की कोशिश सिर्फ और दूरी पैदा करती है। उस रोज के बाद मनीष का रवैया थोड़ा बदला जरूर था। अब वह अपने कामों के लिए उसे सीधे बुला लेता और रश्मि भी उसके काम कर देती। चाय, नाश्ता बनाना लाना ये सब वह कर देती, मगर अंदर ही अंदर उसके दिल में मनीष के लिए नफरत घर करती जा रही थी। वह चाहती थी कि जिस तरह मनीष उसे जलील करता है वैसे ही वह भी एक दिन उसे जलील करे। रश्मि का सोचना था कि कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। मिस्टर मनीष में भी कुछ कमियां होंगी। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती और वह पहले से पता नहीं चलती। लेकिन रश्मि की जो कमियां मनीष को पसंद नहीं थी, वह कमियां तो उसे पहले से ही दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर भी उसने उससे शादी की और अब उसे बेवजह की सजा दे रहा है। उस रात घर में चुप्पी थी। रश्मि मनीष के सामने खामोश बैठी रही। उसने मन बना लिया था कि उसने सब कोशिशें कर ली। अगर वह शख्स उसका नहीं हुआ तो अब उसे परवाह नहीं। रोहन और उसकी बीवी नेहा जनार्दन साहब से मिलने आए थे। उनकी छोटी सी बेटी भी साथ थी। रश्मि काफी देर तक उनकी गोल मटोल सी बच्ची को गोद में लेकर खेलती रही। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तभी नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी कोई खुशखबरी सुनाओ। शादी को 3 महीने हो रहे हैं। जल्दी से हमें भी गुड न्यूज़ दो ताकि तुम्हारे बच्चे के साथ मेरी बेटी भी खेले और उसे एक भाई बहन मिल जाए। नेहा का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी यह बात सुनते ही रश्मि का चेहरा पीला पड़ गया। मनीष चुपचाप खामोश रहा। तभी जनार्दन साहब भी बोल पड़े, हाँ बेटा, अब तो तुम दोनों को भी चाहिए कि मुझे दादा बना दो। इस घर में भी एक प्यारी सी गुड़िया या गोल मटोल गुड्डा आ जाए। और अगले ही पल वह गुस्से में आकर दीपिका को नेहा की गोद में पटक चुकी थी। नेहा हैरानी से उसे देख रही थी, जबकि मनीष भी उसका चेहरा देखता रहा। अगर आपको यह बात करनी ही है तो फिर अपने बेटे को समझाइए जनार्दन साहब, क्योंकि आपकी बहू में कोई कमी नहीं है। उसका लहजा जनार्दन साहब से बात करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था और जनार्दन साहब को भी अच्छी खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। माहौल में पूरी खामोशी छा गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह ऐसी कोई बात कर देगी, लेकिन रश्मि खामोश रहने वाली नहीं थी। मुझे तो लगता है कि आपके बेटे में ही कमी है, जो बीवी के करीब आना नहीं चाहता, जो अपनी बीवी को समझाता है कि खुद पर ध्यान दो, लेकिन यह नहीं सोचता कि खुद को बदलना चाहिए और इस रिश्ते को अपनाना चाहिए। मनीष का सब्र अब जवाब दे चुका था। खामोश, खबरदार, अगर एक लफ्ज और कहा तो अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। नेहा और रोहन हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। नेहा को बेहद शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि उसकी बात का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि झगड़ा खड़ा हो जाए, लेकिन रश्मि को किसी की परवाह नहीं थी। रश्मि बेटा, अगर कोई मसला है तो हम मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। जनार्दन साहब ने बात को संभाला और उसे कमरे में भेज दिया। मनीष तो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की इतनी हद तक जा सकती है। उसके दिमाग में आग लगी हुई थी। उस वक्त उसे याद आया कि पहली रात ही उसने उसका मजाक उड़ाया था, उसकी बॉडी की तुलना करके उसे जलील किया था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह 10 लोगों के सामने उसे यह कहकर रुस्वा कर देगी। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम याद रखोगी कि तुम्हारा पाला एक मर्द से पड़ा है। उसका गुस्सा
चरम पर था। दूसरी तरफ नेहा और रोहन के जाने के बाद जनार्दन साहब ने रश्मि को कमरे में बुलाकर डांट दिया। यह क्या हरकत थी? उनका लहजा बेहद सख्त था। रश्मि कांपते हुए बोली, पापा जी, मैंने सब गुस्से में कह दिया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। दरअसल उन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया है। वह उनके हाथों पर सिर रखकर रो पड़ी। अपनी बहू को इस हालत में देखकर जनार्दन साहब को भी अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने साफ कहा, आज जो कुछ तुमने किया है उससे मैं भी तुम्हें मनीष से नहीं बचा सकता। तुम उससे माफी मांगो, उसे एहसास दिलाओ कि उसके रवैये ने तुम्हें मजबूर किया। उसे और मत भड़काओ बेटा, वरना यह हम सबके रिश्ते के लिए बहुत बुरा होगा। वह अब भी उसे समझा रहे थे। उस वक्त उसके सामने खुद को कमजोर मानते हुए भी रश्मि बेबस थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जनार्दन साहब को शर्मिंदा करेगी, मगर हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वह बदला लेने पर उतर आई। उस शाम वह बेचैनी से कमरे में टहलती रही। जब रात को मनीष घर लौटा तब तक वह सोफे पर गहरी नींद में थी। मनीष अचानक रश्मि के करीब आया। उसने उसका हाथ झटके से खींचा। वो जाग गई और घबरा कर खड़ी हो गई। मनीष की आंखों में गुस्से की आग थी। रश्मि कांप उठी और रोते हुए बोली, मनीष, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम इस रिश्ते की शुरुआत प्यार और भरोसे से कर सकते हैं। लेकिन मनीष का अहंकार उस वक्त उसकी समझ पर भारी था। उसने रश्मि की बातों को अनसुना कर दिया और अपने गुस्से व जिद में ऐसा कदम उठा लिया जिसने रश्मि का दिल तोड़ दिया। उस रात रश्मि ने महसूस किया कि जब रिश्ते में सम्मान और बराबरी ना हो तो वह रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल से एक ही सवाल उठता रहा, क्या सिर्फ मर्द की इज्जत होती है, औरत की नहीं? जबकि हकीकत यह थी कि जितनी इज्जत एक मर्द की होती है उतनी ही एक औरत की भी होती है, मगर यह सोच बहुत कम लोग रखते हैं। उस रात मनीष ने अपने अहंकार के चलते रश्मि की रूह को कुचल दिया, जिससे रश्मि सिसक उठी। अक्सर हमारे बड़े हमारे रिश्ते बनाते वक्त सिर्फ अपने आपसी रिश्तों और ताल्लुकात का ख्याल रखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हमारी राय क्या है, हमारा दिल किस ओर झुकता है, हमारी पसंद क्या है। और तब जाकर हमें एहसास होता है कि उनकी बात मानकर हम कितनी शिद्दत से खुद को मार चुके हैं। ऐसा ही मनीष के साथ हुआ था। यहाँ गलती जनार्दन साहब की भी थी, जिन्होंने अपने रिश्ते की मजबूती में मनीष को अपने दोस्त का दामाद बनने पर मजबूर किया। वहीं गलती मनीष की भी थी, जिसने सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटा बनने की कोशिश में उनकी बात मानकर अपनी जिंदगी पर ज्यादती कर ली, जबकि वह जानता था कि वह रश्मि को वह हक नहीं दे पाएगा जो उसका जायज हक था। रश्मि जैसी लड़कियां कभी भी उसके लिए आदर्श नहीं रही थीं और नतीजा सबके सामने था। उस रात उसे अपने करीब करते हुए मनीष ने पूरी शिद्दत से उसे यह एहसास दिला दिया कि उसमें कोई कमी नहीं है। मनीष को उसकी हालत देखकर शर्मिंदगी और अफसोस भी हुआ, मगर रश्मि देर तक सिसकती रही। सुबह होते ही मनीष ने अचानक फैसला सुनाते हुए जनार्दन साहब से कहा कि अब वह अपना पूरा बिजनेस मुंबई में शिफ्ट करेगा और ज्यादातर समय उसे वहीं रहना पड़ेगा। यह खबर जनार्दन साहब के लिए बिल्कुल नई थी। वह काफी देर तक हैरानी से उसे देखते रहे और पूछा, कोई खास वजह है बेटा? मनीष ने फौरन जवाब दिया, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। मैं काफी समय से यह सब करना चाहता था। यह हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। जनार्दन साहब ने खामोशी साध ली। सीढ़ियों पर खड़ी रश्मि उसकी बात सुन चुकी थी। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। पूरा 1 महीना बीत गया। रश्मि बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसने जैसे खामोशी ओढ़ ली थी। दोनों तरफ से बस सन्नाटा था। रश्मि ने अब तय कर लिया था कि वह अब इस रिश्ते में बंद कर नहीं रहेगी, जिस रिश्ते में उसकी इज्जत तार तार हो चुकी है। भले ही मनीष उसका पति था, लेकिन उसने यह अधिकार किसी को नहीं दिया था कि कोई उसकी आत्मा को कुचले। और मनीष ने सिर्फ उसके मन को ही नहीं बल्कि उसकी रूह को भी ठेस पहुंचाई थी। और अब मनीष उसकी नजरों से पूरी तरीके से गिर चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब वह बहुत जल्द मनीष को छोड़कर चली जाएगी और उससे तलाक ले लेगी। उधर मनीष मुंबई जा चुका था क्योंकि वह रश्मि से नजरें नहीं मिलाना चाहता था। रश्मि ने अपना सामान पैक किया और जनार्दन जी के कमरे में पहुंची। जनार्दन जी बोले, क्या हुआ बेटा, कहीं तैयार होकर जा रही हो क्या?
रश्मि ने जनार्दन जी के आगे हाथ जोड़े और उनसे कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके घर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, लेकिन मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि सिर्फ आपकी बहू बनकर इस घर में नहीं रहा जा सकता। मैं किसी की पत्नी भी हूँ, लेकिन उस रिश्ते में मेरी कोई इज्जत नहीं है और मैं ऐसी कोई भी पहचान के साथ नहीं रहना चाहूंगी जहाँ मेरा कोई सम्मान ना हो, ना मेरी सोच का, ना मेरी समझ का। जनार्दन रश्मि की आंखों में देख रहे थे और उन्हें उसकी आंखों में दर्द ही दर्द नजर आया। तभी उनकी नजर रश्मि के हाथ पर पड़ी, जिसमें काले रंग का गहरा निशान था। उन्होंने तुरंत रश्मि से पूछा, रश्मि यह क्या हुआ? रश्मि अपने निशान को छुपाने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जनार्दन जी देख चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा मुझे सच सच बताओ, मैंने उस निशान को देख लिया है, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि ने अपनी नजरें झुका ली और कहा कि यह निशान आपके बेटे की देन है। यह सुनते ही जनार्दन जी के शरीर से पसीना छूट गया और वह बिस्तर पर बैठ गए और नजर उठाकर फिर उन्होंने रश्मि की तरफ नहीं देखा। एक शर्म से तार तार हो चुके थे। उन्होंने रश्मि से कहा कि बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, तुम्हें यह सब मेरी वजह से ही सहना पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे लगा था कि वह मेरी खुशी में खुश है, लेकिन उसने उस वक्त तो मुझे कुछ नहीं कहा, पर बाद में उसने यह सब किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि मनीष तुम्हें अपनाएगा नहीं, तो मैं तुम्हारी जिंदगी का यह फैसला कभी ना करता और तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर कभी ना लाता। लेकिन अब जो गलती मुझसे हो चुकी थी वह तो हो ही चुकी है, पर अब तुम जा सकती हो और हो सके तो मुझे माफ कर देना। रश्मि अपनी माँ के घर वापस लौट आई थी। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उसकी माँ थी। जब उसकी माँ ने देखा कि रश्मि अपना ससुराल छोड़ कर चली आई तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। अभी वह रश्मि को समझा ही रही थी कि वह अपने ससुराल वापस चली जाए, आखिर वह यहाँ कब तक रहेगी। लेकिन तभी जनार्दन जी दरवाजे पर आ गए और उन्होंने घंटी बजाई। रश्मि की माँ ने दरवाजा खोला तो वह चौंक गई और उन्होंने कहा, भाई साहब मुझे पता था आप जरूर आएंगे रश्मि को लेने के लिए। जनार्दन जी ने कहा कि मैं यहाँ आया तो हूँ, लेकिन रश्मि को लेने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि रश्मि जब यहाँ पहुँचेगी तो आप उसे यही राय देंगी। मैं यहाँ रश्मि को नहीं बल्कि आपको समझाने के लिए आया हूँ। बहन जी आप मेरी एक बात मान लीजिए और अब रश्मि को उस घर में मत भेजिए, क्योंकि जिस घर में आपकी बेटी की इज्जत नहीं हो उस घर में आपको अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहिए। बल्कि मेरी राय यह रहेगी कि रश्मि पढ़ने में काफी अच्छी है तो आप उसकी पढ़ाई करवाएं। रश्मि की माँ बोली कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो इतना रुपया पैसा भी नहीं है और शादीशुदा लड़की घर में बैठी रहेगी तो लोग क्या कहेंगे। जनार्दन जी ने कहा कि बहुत जल्द मैं रश्मि का मनीष से तलाक करवा दूंगा और लोग क्या कहेंगे उसकी आप चिंता मत कीजिए। जब रश्मि अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो वही लोग उसे इज्जत और सम्मान देंगे और आपको भी इज्जत और सम्मान से देखेंगे। जनार्दन जी ने रश्मि से कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छे अधिकारी पोस्ट की नौकरी के लिए तैयारी करो और उस पद को हासिल करो। अपनी इज्जत को, अपने रुतबे को इतना बड़ा बना लो कि यह समाज तुम्हारे सामने नजर उठाना भी चाहे तो भी उठा ना सके। रश्मि उनकी बातों से काफी प्रभावित हुई। जनार्दन जी ने कहा कि रश्मि की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं खुद दूंगा। आखिर जो गलती मुझसे हुई है मैं उसे इस तरीके से सुधारना चाहता हूँ। रश्मि की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी जिंदगी मेरी वजह से ही खराब हुई है। रश्मि ने एक अच्छे से कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया और दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद रश्मि परीक्षा देने पहुंची। उधर कई महीने बीत चुके थे, मनीष घर नहीं आया था और जनार्दन जी ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। वह इस बात से खफा थे कि अगर उसे रश्मि पसंद नहीं थी तो वह उसे छोड़ देता, लेकिन उसने जो रश्मि के साथ व्यवहार किया वह उस व्यवहार के लिए उसे जल्दी माफ नहीं कर सकते थे। और फिर वह दिन आ गया जब रश्मि अपने पैरों पर खड़ी हो गई। रश्मि शहर की डीएसपी बन चुकी थी। डीएसपी रश्मि उसका नाम अखबार में छपा था और शहर वालों ने उसका खुल के सम्मान किया था। आज रश्मि की माँ गर्व से पूरे
पूरे मोहल्ले में बताती घूम रही थी कि मेरी बेटी डीएसपी बन गई है और मोहल्ले वाले उसे बधाइयां दे रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। यह बात मनीष को पता चली तो मनीष शहर वापस लौट कर आया। जनार्दन जी ने जब मनीष को घर में देखा तो वह चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे? मनीष ने कहा कि मुझे पता चला कि रश्मि डीएसपी बन चुकी है। जनार्दन जी ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल सही पता चला। मनीष बोला, पापा मैं सोच रहा था कि रश्मि को घर वापस ले आऊं। जनार्दन जी मनीष को देखने लगे और बोले, बेटा यह ख्याल तुम्हारे मन में कहाँ से आया? मनीष ने कहा कि अब तो रश्मि डीएसपी बन चुकी है और काफी लोग मुझे फोन करके बधाइयां दे रहे थे और हमारे घर के लिए काफी गर्व की बात है, तो वह अब यहीं रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनार्दन जी ने अपने बेटे से कहा कि तुम कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मनीष को लगा कि उसके पिता तैयार होने गए हैं और उसके साथ रश्मि को बुलाने जाएंगे, लेकिन जब जनार्दन जी कमरे से बाहर निकले तो उनके हाथों में एक फाइल थी और उन्होंने वह मनीष को पकड़ाई और जब मनीष ने उस फाइल को खोल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें डिवोर्स पेपर थे, उसके और रश्मि के। मनीष बोला, पापा यह पेपर आपको रश्मि ने दिए हैं? जनार्दन जी ने कहा, नहीं बेटा, रश्मि ने यह पेपर नहीं दिए, बल्कि मैंने यह पेपर बनवाए हैं। मनीष बोला, आप चाहते हैं कि मैं रश्मि को तलाक दे दूं? उन्होंने कहा, हाँ मैं चाहता हूं कि तुम रश्मि को तलाक दे दो। मनीष बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अपने बेटे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। जनार्दन जी बोले, आज जब वह लड़की डीएसपी बन गई है तो तुम्हें लग रहा है कि वह तुम्हारे साथ रहे, और जब वह तुम्हारे साथ रहना चाहती थी तब तक तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, और यह शादी तुमने अपनी मर्जी से कभी अपनाई ही नहीं थी, बल्कि मैंने करवाई थी। तो इस शादी को मैं तुड़वा भी सकता हूँ। चुपचाप इस कागज पर साइन करो, क्योंकि रश्मि एक बहुत ही शरीफ लड़की है और वह तुम जैसे लड़के को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। मनीष ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो रश्मि के साथ किया वह उसके पिता को पता चल जाएगा। मजबूर होकर मनीष को रश्मि को तलाक देना पड़ा और जनार्दन जी ने वह कागज रश्मि के घर पहुंचा दिए। रश्मि ने भी उन कागजों पर साइन कर दिया और मनीष से जुड़े अपने रिश्ते से वह आजाद हो गई। आज रश्मि अपनी माँ के साथ रह रही है और अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रही है। रश्मि के डिपार्टमेंट में ही एक एसपी साहब हैं जो रश्मि के हम उम्र ही हैं। उन्होंने रश्मि के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। रश्मि ने पहले तो मना किया, लेकिन एसपी साहब ने कहा कि वह रश्मि को पसंद करते हैं और उसे सच में प्यार करते हैं। जब रश्मि ने यह बात सुनी कि एसपी साहब उसे सच में प्यार करते हैं और जहां तक वह एसपी साहब को जानती थी वह एक अच्छे इंसान ही लगते थे, उनका स्वभाव भी काफी अच्छा था और काफी इज्जत से वह बात किया करते थे, तो रश्मि ने उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी, क्योंकि रश्मि अपने जीवन में यह बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि जिस रिश्ते में सम्मान और प्यार नहीं है वो रिश्ता रिश्ता नहीं बल्कि सिर्फ एक समझौता होता है और इज्जत देने वाले, प्यार देने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं और वह इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। उधर मनीष मुंबई वापस लौट चुका था और उसने अपनी पसंद से शादी भी कर ली थी, लेकिन वो लड़की मनीष की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। उसने मनीष पर हाथ भी उठाया था और भरी महफिल में वो मनीष को खरी खोटी सुना देती थी, क्योंकि मनीष ने यह शादी सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर की थी। अब मनीष बहुत अफसोस से भर चुका था। उसे रश्मि की बहुत याद आती थी, लेकिन उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। वहीं रश्मि की एसपी अमित शर्मा से शादी हो गई थी। रश्मि एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दोस्तों, चाहे मर्द हो चाहे औरत, इज्जत और सम्मान दोनों का इम्पोर्टेंट है। पति होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी के साथ जो चाहे, जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकते हैं। हर रिश्ता सम्मान मांगता है और पति पत्नी के रिश्ते की तो नींव ही सम्मान और प्यार होती है। किसी भी रिश्ते में एक हद तक ही झुकें और सहें, क्योंकि अपने आत्मसम्मान को पैरों तले कुचलने का अधिकार किसी को ना दें। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।